ये बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और बाकी भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू किया हुआ था। ये ऑफर कैसे होती है, एक्सेप्टेंस कैसे होती है, प्रपोजल, प्रॉमिस कब बनता है, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर इनकी डेफिनेशंस, फिर टाइप्स ऑफ ऑफर, ये 10 टाइप्स ऑफ ऑफर थी, ये हमने डिटेल से पढ़ा। थोड़ा सा प्रीव्यू का इस वीक की फर्स्ट क्लास है। फिर हमने एसेंशियल ऑफ ऑफर पढ़ा, वो भी सारा आपको क्लियर था, मैंने ये नोट सेंड भी किए थे। ठीक है, फिर हमने ऑफर लैप्स या रिवोक कैसी होती है ये पढ़ा था। फिर हमने मोड ऑफ रिजेक्शन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये 2 मोड्स पढ़े थे इसके लास्ट क्लास में। फिर हम एक्सेप्टेंस पे आए थे। एक्सेप्टेंस का हमने कंसेप्ट लिया था कि जब कोई आपको ऑफर करता है तो आप उसको यस कर देते हो। अब वो यस रिटन, स्पोकन, वर्बल शेप में आ जाती है। इवन नॉन वर्बल भी, यानी आप जेस्चर से भी आप एक्सेप्टेंस करते हो, या इम्प्लाइड यानी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। या दूसरा इसका मैंने बताया था कंसेंसस एट इडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस इज द सेम टाइम। यानी जो अगली पार्टी कह रही है आप उसको एज इट इज समझ के ओके करते हैं, तो ये बेसिकली एक्सेप्टेंस होती है। अगर वो पार्टी कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं, कि एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये मिस्टेक में चला जाता है। जी, एक्सेप्टेंस हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था थोड़ा सा, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सेप्टेंस के कुछ रूल्स हैं। मैंने बताया था कि एक्सेप्टेंस रिटन शेप में होती है, या वर्बल, ओरल, ठीक है, या बाय जेस्चर, यूं कर दिया यस नोडिंग, या थंब रेज कर दिया, या उसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया। परफॉर्म करना शुरू करने का मतलब यह है कि अगर जो है कोई फर्जी नाम लेते हैं, शगुफ्ता ने आलिया को कहा मेरा मेकअप करोगी, तो आलिया ने मेकअप करना शुरू कर दिया, तो ये भी एक्सेप्टेंस है, लेकिन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, यानी बाय परफॉर्मेंस। अच्छा, फिर हमने इसके रूल्स शुरू किए थे। सबसे पहला रूल था एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मैनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। अगर तो ऑफरर ने कोई मैनर नहीं लिखे फिर आप किसी मोड में भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर उसने मैनर लिखे हैं, भाई आप मुझे लिख के देंगे, या टोकन मनी देंगे, या बयाना देंगे, या कोई एडवांस देंगे, या सैंपल दिखाएंगे, या जो उसने प्रेस्क्राइब मैनर लिखे हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से प्रेस्क्राइब जो है एक्सेप्टेंस देना होती है। दूसरे नंबर पे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, यानी कोई अगर टर्म्स जो भी थे, अगर आपने एक्सेप्टेंस किया है तो इसका मतलब यह कि आपने सारे टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट किए हैं। तीसरे नंबर पे आती है एक्सेप्टेंस ऑफ रिफ्यूज प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेंस अनलेस रिन्यूड। जब एक दफा किसी ने आपको ऑफर की, आपने जो है आगे से काउंटर ऑफर कर दिया या रिफ्यूज कर दिया, तो अब आप खुद से वो ऑफर दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि अगली पार्टी आपको दोबारा ऑफर न करे। ठीक है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ रिफ्यूज्ड प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेंस अनलेस रिन्यूड, यानी एक दफा आपने रिफ्यूज किया है तो अब आप अपना हक खो चुके हैं एक्सेप्ट करने का, अनटिल अनलेस कि अगली पार्टी दोबारा आपको ऑफर ना करे। ठीक है, जनरल लाइफ में तो हम ये होता है कि बारगेन करते हैं तो बार बार चेंज करते रहते हैं, लेकिन मार्क्स लेने के लिए ये याद रखिएगा। फिर है रिक्वायर्ड एक्ट डन इन इग्नोरेंस इज नो एक्सेप्टेंस। आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसका आपको पता नहीं था कि इस पे कोई इनाम वगैरह रखा हुआ है, और आप वो काम पूरा कर देते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती। से फॉर एग्जांपल मिस शीरी हैं, उनका बैग गुम गया है, या अपना कोई और पर्सन है उसका कोई सामान गुम गया है, या डॉगी गुम गया है, ठीक है, तो वो कहता है जो भी मेरा डॉगी ढूंढ के लाएगा, या मिस शीरी कहती है मेरा बैग ढूंढ के जो लाएगा उसको मैं 1000 रुपया या 10,000 रुपये दूंगी। तो आपको नहीं पता था, किसी ने वो देखा ये बैग मिस शीरी का है, वो उसके घर पहुंचा है, या पता चला ये किसी का डॉगी गुम हुआ है उसको पहुंचा है, और आपने को नहीं पता था कि इस पे इनाम है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी आपने, या इसी तरह
मिस्टर नौमान जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पता चलता है कि एक बड़ी अम्मा जो है बैठी रो रही है, परेशान है। तो नौमान तो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। अब हुआ ये कि वो अम्मा जो है रो रही थी बैठी, तो नौमान ने पूछा अम्मा आप क्यों रो रही हैं? वो कहती है मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, इसको ब्लड चाहिए या किडनी चाहिए, जो भी आप कहें। उन्होंने बाकायदा एडवर्टाइज किया हुआ था कि जो भी हमारे बच्चे को ब्लड या किडनी देगा उसको हम 1 लाख रुपया देंगे। अब नमान को नहीं पता था इस इनाम का, उसने वो ब्लड या किडनी दी। ठीक, अब अगर वो उसको पैसे दे देते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो ये हक जो है इसने एक्सेप्टेंस, वो ऑफर तो पड़ी नहीं थी, इसने तो जो है वैसे ही अपने नेकनामी के लिए दे दिया। तो ये वो सिचुएशन होती है कि जब आप इग्नोरेंस में कोई काम कर देते हो, आपको उस इनाम का नहीं पता होता, तो एक्सेप्टेंस में नहीं आता। नेक्स्ट है mere intention to accept a proposal is no acceptance। इसका याद रखिएगा। फर्ज कर लें कि शहबाज के पास जो है टीवी है या हार्स है, और उसको उसके टीचर ने या किसी पर्सन ने शहबाज को कहा कि भाई इस कुर्बानी पे या ये हार्स मुझे दे दीजिएगा, या कुर्बानी की जा रही है तो ये कहो मुझे आप जो है 1 लाख में बेच दें। अब शहबाज ने ओके कर दिया, ओके दिल में कर दिया, उनको नहीं बताया। अब कुर्बानी की ईद आ गई, उन्होंने तो देखा कि उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने कहीं और से खरीद ली। तो यहाँ पे इसकी इंटेंशन तो थी कि ठीक है मैं सर को जो है या उस बंदे जिसने आकर के इसको खाओ बेचूंगा, लेकिन उसको रिप्लाई नहीं किया। इंटेंशन थी, इरादा था कि उसको बेचूंगा, लेकिन इसको तो बताया ही नहीं है। यही नेक्स्ट इसी में आएगा कि ये एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, यानी उसको आपने कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट नहीं करते, इंटेंशन है तो अगली पार्टी को तो नहीं पता। इसी तरह हम आपकी लोकल लाइफ में ले लेते हैं कि फर्क क्या, सज्जाद ने कोई एक फर्जी नाम ले लें, सफीना को कहा कि अबाजी मुझसे शादी करेंगी, तो सफीना की इंटेंशन है उसे शादी करने की, लेकिन सज्जाद को बताया नहीं है। अब सज्जाद ने कुछ दिनों बाद कहीं और शादी कर ली, अब वो शोर मचाती है कि मैंने तो इंटेंशन थी, तो उसको कम्युनिकेट तो नहीं किया। तो मीन एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जब कोई आपको ऑफर आती है तो आप इंटेंशन अगर है, लेकिन जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेंस में नहीं जाएगी। दरमियान में 6 पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। यानी जब आप एक्सेप्टेंस देते हैं तो कंप्लीट और कोई गैर मशरूत हो, उसमें कोई शर्त या कंडीशन आप नहीं रखेंगे, वरना वो काउंटर आप कर सकते हैं। होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू फुलफिल प्रॉमिस। ये बड़ी गहरी बात है, इसको सुकून से सुनिएगा। जिस तरह हमने कोई फर्जी नाम ले लें, अवैस ने उर्गानून बाजी को कहा कि बाजी मुझसे शादी करेंगी, या उर्गानून ने कहा अवैस को, तो अवैस का शादी करने का इरादा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं चलो अभी वक्ती तौर पे जो है हम अच्छी जो है फ्रेंडशिप करते हैं, बाद में देखी जाएगी। शादी करने का इरादा नहीं है, फुल प्रॉमिस फुलफिल करने का इरादा नहीं है, तो याद रखिएगा ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये फ्रॉड में जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो और आपका इरादा नहीं है उसको कंप्लीट करने का, तो ये एक्सेप्टेंस की बजाय ये फ्रॉड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इरादा नहीं है, वो अभी प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन उसका इरादा नहीं है उसको पूरा करने का, ये फ्रॉड में जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स या विथड्रॉन। यानी जब आपने को किसी ने कोई टाइम दिया है, या संडे शाम 6 बजे तक बता दें आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं या नहीं, तो याद रखिएगा कि 6 बजे से पहले पहले जो ऑफर का टाइम है उससे पहले आपको एक्सेप्टेंस करना होगी। टाइम गुजर जाए तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्ट नहीं होगी, या अगर वो विथड्रॉ कर लेता है नहीं भाई मैं नहीं बेच रहा, तो उससे पहले पहले आपको एक्सेप्टेंस देनी है टाइम पीरियड से या उसके विथड्रॉ करने से, वरना फिर आप टाइम गुजर जाए तो एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं होगी। जी, नेक्स्ट है इसमें some act must be shown या consider या provided to the acceptance। जब आप acceptance कर रहे होते हैं
तो कोई आप ऐसा एक्ट करेंगे जिससे पता चले कि आपने एक्सेप्टेंस की है। से फॉर एग्जांपल आप कोई टोकन मनी देते हैं, बयाना देते हैं, एडवांस देते हैं, कोई ऐसी चीज देते हैं जिससे, या अंगूठी पहनाते हैं जिससे पता चले कि आपने एक्सेप्टेंस की। होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आपकी सहूलत के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या लास्ट पे जो है वो पूछ सकते हैं। ये बच्चे अभी मैसेज करना शुरू हो गए हैं। जी क्लास हो रही है, कुछ बच्चों को डाउट है कि नहीं हो रही, क्लास हो रही है जी, टाइम पे हो रही है। अच्छा, तो सम एक्ट मस्ट बी शोन कंसिडर प्रोवाइडेड टू एक्सेप्टेंस। कहने का मकसद है कि जब आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो कोई ऐसा एक्ट करेंगे जिससे पता चले कि आपने एक्सेप्टेंस की है। उसका हल यह है, या आप एडवांस देते हो, कोई टोकन मनी देते हो, कोई बयाना देते हो, अंगूठी पहनाते हो, कुछ ऐसा एक्ट करेंगे जिससे पता चले कि आपने एक्सेप्टेंस दी है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। ये याद रखिएगा, बड़ा अहम तीन पॉइंट है। आपके एक्सेप्टेंस में 3-4 एमसीक्यूज बहुत अच्छे वाले बनते हैं, जिसमें एक ये भी है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। इसकी पहले मैं आपको लोकल एग्जांपल देता हूँ, फिर एक प्रैक्टिकल हुई मैं वो भी बता देता हूँ। फर्ज कर ले कि जो है कोई फर्जी नाम उस्मान ने इब्रार को कहा कि ये मोबाइल मैं आपको बेचना चाहता हूँ 10,000 का। इब्रार के साथ कोई और पर्सन बैठा हुआ है, वो कहता है मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे दे दो 10,000 का। उसको तो उसने ऑफर ही नहीं की है। तो जिसको ऑफर ना हो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है, तकरीबन इस बात को 1.5 साल हो गया है। एक लड़की चाइना से, डोली नाम की लड़की यहाँ आई थी। हुआ ये था कि इस डोली नाम की लड़की का जो है सलाम दुआ एक यहाँ लड़के से हुई, काफी जो उनकी गहरी सलाम दुआ हो गई, यानी फ्रेंडशिप हो गई। अब उस डोली लड़की ने पूछा यहाँ के लड़के से कि आप मुझसे शादी करेंगे? तो लड़के ने कहा हाँ बिल्कुल करूंगा। अब लड़के के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो लड़की जो है वो सुबह पहुंच जाएगी। तो जो इसने कहा हाँ मैं शादी करूंगा, तो वो सुबह पाकिस्तान पहुंच गई। अब जब उसको पता चला कि वो तो पाकिस्तान पहुंच गया, तो वो लड़का छुप गया। अच्छा, अब वो डोली लड़की जो है उसने काफी आकर यहाँ शोर मचाया, और टीवी पे तकरीबन 3 दिन ये इशू चलता रहा। जिन्होंने 1.5 साल पहले याद करें अगर ये देखा हो मंजर, तो बड़ा 3 दिन तक हाईलाइट ये मसला होता रहा कि वो लड़की आई इसके कहने पे और अब ये छुप गया है। तो वो जब नहीं मिला तो वो लड़की एक जगह पे ठहर गई, होटल में ठहरी थी या सफारत खाने में। तो एक और पर्सन को पता चला कि ये आई है शादी के लिए, और जिसके लिए आई है वो नहीं जो शादी कर रहा। तो एक और लड़के ने पूरी बारात लेके वहां पहुंच गया कि जी मैं शादी करता हूँ। लेकिन डोली ने कहा कि मैंने तो इसको ऑफर ही नहीं की शादी की, मैंने तो जिससे शादी करनी थी वो तो अब सामने नहीं आ रहा। तो ये जी जो बारात ले गया इसको लेके आ गया, इसको तो मैंने ऑफर ही नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आपने ऑफर ही नहीं की वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर है एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। ये थोड़ा सा टिपिकल है, बड़े तवज्जो से सुनिएगा। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। होता यह है कि जब आपने किसी से कोई कहा, यानी ऑफर की, और वो खामोश हो गया या हो गई, यानी अगर आप जनरल लाइफ में शादी के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो शफीक ने जो है शगुफ्ता बाजी को कहा कि बाजी शादी करेगी। अब वो खामोश हो गई, अब वो गुस्से में है या कोई और मसला है, वो बोल नहीं रही, तो इट डजंट मीन कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, कि अगर कोई खामोश हो जाता है तो इट डजंट मीन कि आप उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, शादी के मौके पे अक्सर ऐसा होता है कि लड़की खामोश हो जाती है तो उसकी खामोशी को रजामंदी समझा जाता है, लेकिन वो जब सारे घर वाले एग्री हों और वो शादी का बाकायदा मौका हो और उसको पता होता है, ठीक है, वो एक मौका आता है कि वहाँ पे अगर लड़की खामोश रहती है तो उसको एक्सेप्टेंस कंसिडर किया जाता है, वरना नहीं किया जाता।
अच्छा, वो ये भी साथ बता दूं कि अगर उसकी पहली शादी है तो उसकी साइलेंस कबूल की जाती है, दूसरी शादी हो तो फिर उसको बोलना मस्त होता है। अच्छा, इसी तरह एक और चीज, यहाँ पे दो चीजें हैं। वो सिचुएशन कि जब क्या किसी के साइलेंस से एक्सेप्टेंस हो जाती है, ये मैंने बताया है कि बास कंडीशन में ऐसा किसी के साइलेंस होने से एक्सेप्टेंस नहीं होती, सवाए कि जब वो लड़की की शादी हो रही हो और पहली शादी हो, वहां ये कंसेप्ट लिया जाता है। एक बात। दूसरा, किसी की खामोशी को आप जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे लें। से फॉर एग्जांपल के वो जो है रासब गए हैं मुबशर के पास हार्स खरीदने, और हार्स बीमार था। वो मुबशर ने नहीं बताया, खामोश रहा जानबूझ के, रासब को नहीं बताया। ठीक है, हार्स बीमार था, मुबशर का काम था बताना, ड्यूटी टू स्पीच। जहाँ आपका बोलना मस्ट होता है, आप नहीं बोलते, नहीं बताते, तो वो भी फराड में चला जाता है। तो मुबशर ने नहीं बताया कि हार्स बीमार है, और रासब ने वो हार्स सेहतमंद समझ के खरीद लिया, तो ये फराड में जाता है। एक बात तो ये याद रखिएगा। हाँ, अगर रासब पूछ लेता कि भाई लगता है ये हार्स बीमार है, और मुबशर या खामोश हो जाता, अब उसकी साइलेंस से आप ले सकते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहा, वाकई हार्स बीमार है। चलो ओके। तो अब ये आप ये फ्रॉड में नहीं जाएगा। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किन दो सूरतों में साइलेंस जो है फ्रॉड में जाती है, और किस सूरत में नहीं जाती। ओके। इसी तरह जो हमने पहले शफीक की बात की कि शफीक जो है, अगर यह है वो जिससे उसने ऑफर की थी कर्ज करने, मैंने नाम दिया था शगुफ्ता से, तो अगर शगुफ्ता जो है पहले से शादीशुदा थी और इनसे छुपाया है, ठीक है, साइलेंस रहे, खामोश रहे, तो ये फ्रॉड में जाएगा। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि भाई लगता है ये पहले से शादीशुदा है, और वो खामोश हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो फ्रॉड नहीं कर रहे, उन्होंने सर झुका लिया, तो मीन्स के मान रहे यहाँ पहले से शादीशुदा है। ये थोड़ी सी डिटेल में मैं ज्यादा चला गया। सिर्फ आपने जो ज्यादा पिक करना है वो ये है कि जब कोई खामोश हो जाता है नॉर्मल, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है वो गुस्से में हो सकता है किसी परेशानी में हो सकता है कोई और वजह हो कि वो जवाब नहीं देना चाहता, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। इज इट ओके? जी, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, मैं थोड़ा सा प्रीव्यू देता हूँ। हमने एक्सेप्टेंस शुरू की थी, ये मैं 2 दफा पहले बता चुका हूँ। इसके रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। सबसे पहला रूल्स था एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मैनर्स एज प्रेस्क्राइब बाय द ऑफर। अगर तो ऑफर ने कोई रूल प्रेस्क्राइब नहीं किए हैं तो आप किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर उसने रूल अप्लाई किया है, कोई मैनर जो है प्रेस्क्राइब किए हैं कि भाई आप एडवांस इतना भेजेंगे या कोई चेक देंगे या हमें लिख के देंगे, या कोई ऐसा उसने मैनर जो है कहे हैं, तो फिर आपको उन मैनर को फॉलो करना होगा। ठीक है। जब एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म, जब आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो इसका मतलब है तमाम टर्म्स को भी आपने एक्सेप्ट किया। Acceptance of refuse proposal is not acceptance unless renewed। मैंने कहा था जब आप एक दफा ऑफर करते हैं, अगली पार्टी रिफ्यूज कर देती है, तो अब वो एक्सेप्ट करने का हक खो देती है जब तक कि अगली पार्टी दोबारा ऑफर न करे। बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं बेटा, अभी चूंकि क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट या नहीं हो सकते, लास्ट का इंतजार कीजिएगा या व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आप बेटा आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। यहाँ उम्मीद तो है कि आपको क्लियर हो होंगे। जो पार्टिसिपेंट, मुझे नहीं पता इनका यहाँ ऑप्शन अभी ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकें, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें या व्हाट्सएप पे पूछ लें। जी, रिक्वायर्ड डन इन इग्नोरेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मैंने बताया था कि लाइलमी में कोई आप काम कर देते हैं और आपको पता नहीं होता कि इस पे कोई इनाम है, तो वो एक्सेप्टेंस में नहीं जाती। ठीक है, बहुत डिटेल से आपको ब्लड की एग्जांपल दी है, बैग छोड़ने वाली एग्जांपल दी है, डोगी किसी का गुम हो गया वो एग्जांपल दी है, तो सारी आप इसमें ले सकते। Mere intention to accept a proposal is no acceptance।
यानी किसी को आपने ऑफर किया है, उसका इरादा है एक्सेप्ट करने का, लेकिन आपको कम्युनिकेट नहीं किया, ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। इंटेंशन बेशक है, लेकिन उसको बताना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था, उसने कम्युनिकेट नहीं किया, तो एक्सेप्टेंस में नहीं जाए। अच्छा, फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो मुकम्मल और गैर मशरूत किसी शर्त के बगैर हो, ठीक है। अगर आप शर्त रखते हैं तो वो कंडीशन में चली जाएगी, वो लैप्स कर जाएगी। अच्छा, फिर है इसमें एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू फुलफिल प्रॉमिस। आप किसी को आपको ऑफर करते हैं, उसका इरादा नहीं है वो काम पूरा करने का, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये बेसिकली फरार कराता है। जनरल लाइफ में अगर लड़की लड़के का मामला तो फरार कराता है, और मामलों में भी ये एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स या विथड्रॉन। जो टाइम पीरियड किया गया है उससे पहले आप एक्सेप्टेंस करें, यानी टाइम गुजर जाता है फिर आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती, या अगली पार्टी ने वापस दे दिया पर तब भी आपकी एक्सेप्टेंस फिर वैलिड नहीं रहती। जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है कि मैं उनको डायरेक्ट रिप्लाई कर सकूँ। आप प्लीज जो है लास्ट क्वेश्चन आंसर में पूछिएगा या व्हाट्सएप यूज कीजिएगा। अच्छा, फिर मैंने बताया था एक्सेप्टेंस सम एक्ट मस्ट बी शोन कंसिडर या प्रोवाइडेड टू एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्टेंस के लिए या तो आपको लिख के देंगे, या टोकन मनी देंगे, या बयाना देंगे, या कोई जो है अंगूठी पहनाएंगे, कोई ऐसा एक्ट करेंगे जिससे पता चले कि आपने एक्सेप्टेंस कर दिया, ठीक। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। जब जिस पर्सन को ऑफर हुई नहीं वो एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता। मैंने चाइना की लड़की डोली की आपको एग्जांपल दी है, या यानी मोबाइल की यहाँ पे एग्जांपल दी है। एक पर्सन दूसरे को मोबाइल की ऑफर करता है, तीसरा पर्सन पीछे खड़ा होकर था मुझे भेज दो, उसको उसने ऑफर ही नहीं की, तो जब ऑफर ही जिसको नहीं हुई एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। इसमें डोली वाली एग्जांपल जेन पे रखिएगा, चाइना वाली, वो अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। साइलेंस वाला मैं आपको पढ़ा चुका। तो एक्सेप्टेंस के रूल्स जो हैं वो सारे जो है मैंने आपको बताए हैं। इनमें एमसीक्यूज आपके केस स्टडी टाइप अच्छे बनते हैं, जो कि बाद में मैं खुद भेजूंगा आपको। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम जो है कोशिश करेंगे कि बुक से पढ़ना शुरू करें। ये चूंकि बुक में जो चीज़ें सही कंसेप्ट क्लियर नहीं थे वो मैंने टाइप करके आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आपको सेंड भी किए हैं, बाकी कर भी दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा है कंसिडरेशन। हम जो है कोशिश करते हैं कंसिडरेशन से पहले एक्सेप्टेंस ऑफर जो है वो सारी कंप्लीट की है। बुक से देखते हैं ताकि आप लोग जो है वो बुक से भी फेमिलियर जो है। बुक मैंने आपको सेंड की हुई है, आपके पास ये बुक है, ठीक है। मैंने खुद सेंड किया आपको, जो बच्चे जिनके पास नहीं है वो बता सकते हैं, मैं दोबारा भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आपका चीज़ें जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसको हम जो है लेते हैं। बदकिस्मती है कि शुरू में यहाँ पे कंटेक्ट दिया हुआ है, मैंने शुरू में बताया था हम कंटेक्ट डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम ऑफर एक्सेप्टेंस को पढ़ते हुए कंटेक्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपके ये आपकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये बुक से भी मैं साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि दोनों तरफ से आपसे कंसेप्ट क्लियर हो। मैंने नोट भी दिया है और बुक की तरफ भी आया है। ये ऑफर है, इसकी डेफिनेशन मैं सबसे पहले बता चुका हूँ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act abstinent, that is called offer। मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई थी, फिर हमने ये एसेंशियल पढ़े थे, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ चीजें बहुत सारी मिक्स दी हुई हैं इसलिए मैंने वो अलहदा से पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ लीगल रिलेशन, यानी जब आप ऑफर करते हैं तो आपका मकसद रूल क्या है कि लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए आप ऑफर करते हैं, सोशल रिलेशन करने के लिए नहीं। डेफिनेशन जो है डेफिनेट वाज़ेह होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर से डिफरेंट होनी चाहिए। इन्विटेशन टू ऑफर मैंने बताया क्या था कि अगर किसी पर्सन ने प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया है और किसी को बोलता है जिसने प्रिंटिंग का काम करवाना हो, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। इसी तरह अगर सबा ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है
तो कह रही है जिसने भी अपना हुलिया खराब कर मेकअप करवाना हो तो मेरे पास आ जाए। ये इनविटेशन टू ऑफर है जो डायरेक्ट ऑफर में नहीं जाती। ऑफर से पहले जब आप किसी को कोई बातचीत करते हैं, ठीक है, अपना मकसद बताते हैं, तो वो इनविटेशन टू ऑफर में जाती है। इवन आप किसी जो है जगह पे गुड्स लेके बैठे हुए हैं, प्राइस लिखी हुई है, तब भी ये ऑफर नहीं कहलाएगी, ये इनविटेशन टू ऑफर कहलाएगी, जब तक तो वो आपसे बातचीत या वो प्राइस या आप बिलिंग नहीं है उसको देते। अच्छा, फिर यह स्पेसिफिक और जनरल, मैंने कहा था स्पेसिफिक वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को जब ऑफर की जाती है तो स्पेसिफिक कहलाती है, लार्ज पब्लिक को की जाती है तो जनरल ऑफर कहलाती है। अच्छा, फिर यह कम्युनिटी या बुक के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। नेगेटिव ऑफर, ये टाइप्स ऑफ ऑफर मैं सारी बता चुका हूँ, ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपकी बुक में भी है, ठीक है। अच्छा, रिवोकेशन मैंने आपको बताया कि किस तरह नोटिस बकायदा देते हैं या रिवोक करते हैं या लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, ये भी मैंने मोड ऑफ जो है आपको बताया रिवोकेशन ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर में। अच्छा, फिर फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, जब आप कंडीशन कोई किसी कंडीशन कोई अटैच होती है उसको फुलफिल नहीं करते तो भी ऑफर लैप्स कर जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई कहता है जी मैं अपना नया बाइक बेचना चाहता हूँ, अगर उसके बदले में आप पुराना बाइक दे, या फिर मैंने कहा था कि जो है नताशा कहती है अकरम को कि मैं आपसे शादी करूंगी अगर आपकी बहन मेरे भाई से शादी करे, तो ये कंडीशन जब कोई दूसरी पार्टी फुलफिल नहीं करती तो ऑफर लैप्स कर जाती है। डेथ इंसेंटी का मैंने बताया था कि जब ऑफर करने वाला या जिसको ऑफर हुई है उसकी में डेथ हो जाए या पागल हो जाए तब भी ऑफर लैप्स कर जाती है। ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रिपीट करने से कुछ बच्चे कहते हैं हम बोर होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये समझना है, एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा। एक्सेप्टेंस मैंने अभी आपको रूल सारे बनाए, वो अलग से इसलिए बताया कि यहाँ पे कुछ एक्यूरेट नहीं लिखे हुए थे, इसलिए मैंने अलग से आपको एक्सेप्टेंस के सारे रूल्स बताए हैं, ठीक है। ये प्रेस्क्राइब मैंने बताया, ठीक है। कम्युनिकेशन विद ऑफर यानी उसको आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब आप ऑफर करते हैं या एक्सेप्टेंस देते हैं, आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो होता यह है कि अब आपका इरादा बदल गया, ठीक। ऑफर की है या एक्सेप्टेंस की है, दोनों सूत्रों में, यानी ऑफर किया तो आपका इरादा बदल गया तो आप रिवोक कर सकते हैं, लेकिन अगली पार्टी के एक्सेप्टेंस देने से पहले। इसी तरह आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो याद रखिएगा कि एक्सेप्टेंस जब दे देते हैं तो फिर आप जो है अगर उसको पहुंच गई है फिर आप रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रिवोक करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस वहां पहुंचने से पहले पहले याद रखिएगा आपको कोई मेथड करना होगा, फास्टेस्ट मेथड। से फॉर एग्जांपल फर्जी नाम लेते हैं कि अवैस ने कहा मैं अपनी गाड़ी जो है बेचना चाहता हूँ 5 लाख में, शब्बीर को कहा, ठीक। शब्बीर ने कहा ठीक है जी मैं 5 लाख की खरीदता, लेकिन अब शब्बीर को पता चला कि नहीं यार मैं तो और कहीं सस्ती मिल जाएगी, अब वो एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है। तो फर्ज कर ले शब्बीर ने एक्सेप्टेंस दी 6 तारीख को और अगली पार्टी को अवैस को पहुंच रही है 8 तारीख को। अगर शब्बीर रिवोक करना चाहता है तो फास्टेस्ट मीन यानी टेलीफोन मैसेज कोई ऐसा तरीका करेगा कि 8 तारीख की एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो उसको बता दे, वरना रिवोक नहीं होगी। अच्छा, फिर दूसरा यह कि अगर वो लेटर लिख देता है या टेलीग्राम लिख देता है और टेलीग्राम अगर पहले पहुंच जाती है तो फिर तो ठीक है, उसकी रिवोकेशन एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन हो जाएगी, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंच गया तो फिर टेलीग्राम का कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो सिचुएशन कि जब दोनों चीजें यानी पहले उसने एक्सेप्टेंस की बाद में उसने रिवोक कर दिया, दो पहले लेटर भेजा फिर टेलीग्राम भेज दी, अब दोनों चीजें ऑफर को इकट्ठी पहुंची। अब मामला एक तो ये है कि जो लेटर उसने पहले खोला मार्क्स लेने के लिए, कि जो लेटर उसने अगर उसने एक्सेप्टेंस का पहले खोल लिया फिर एक्सेप्टेंस कंसीडर होगी, अगर उसने रिवोकेशन का पहले खोल लिया फिर रिवोकेशन हो जाएगी।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा कि उसने कौन सा लेटर पहले खोला है। तो अब उसकी डिस्क्रिप्शन पे है, अब उसकी मर्जी पे है कि वो एक्सेप्टेंस को लेता है या बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान शुरू हो गई है। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, अजान शुरू हो गई है, सिर्फ जो है 1 मिनट बर्दाश्त कीजिए। इस दौरान आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। सॉरी वो अजान की वजह से तो 1 मिनट रुकना पड़ गया। बच्चों का मैसेज आया, सबका स्क्रीन आई है, अब आ रही है सबको? अब नजर आ रहा है सब बेटा? अच्छा जी, तो मैंने ओके, जो आंसर आ गया, आ रही है, गुड जी। तो मैंने बताया था कि एक्सेप्टेंस का, अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी है और बाद में आपका इरादा चेंज हो गया है, तो अगली पार्टी तक जो है उसकी एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले पहले आपको रिवोक करना होगा, वरना फिर वो रिवोक नहीं होगी। अगली पार्टी फिर आपको डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। और मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस जो है अगर एक साथ पहुंच जाए दोनों, तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पे, जो या उसने जो पहले खोला या उसकी डिस्क्रिप्शन, आप उसकी मर्जी पे। अच्छा, दूसरा चीज ये बता दूं कि एक्सेप्टेंस और ऑफर में जो मेन डिफरेंस आता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है, जिस दिन आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, और अगली पार्टी को पहुंचता है, आपने जिस दिन पोस्ट किया, फर्ज कर रहे हैं कि 4 अप्रैल को पोस्ट किया, अगली पार्टी को 6 अप्रैल को मिलता है। आपके पास पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुई? 4 तारीख को, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी है, ए ऑफर बाय लेटर टू सेल अ वैन फॉर बी 1 लाख, लेटर रीच ऑन 8 मार्च, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन 8, ठीक है। तो यानी जिस दिन आपने भेजा, आप अगली पार्टी को जिस दिन पहुंचा 8 तारीख को, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुई?
जिस दिन उसको ऑफर पहुंची, ठीक है। अच्छा, ऑफर सीधी चलती है आपके हिसाब से जिस दिन आपने ऑफर की, ठीक है, वो डेट, और जिस अगले दिन को मिली तो 8 तारीख, ये ऑफर सीधी चलती है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस याद रखिएगा, थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो अपोजिट चलती है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अपोजिट चलती है, यानी ऊपर जो लेटर है, the communication of acceptance is complete as against the proposal, ठीक है, when it put in the course of transaction to him as is out of power of acceptor, यानी जिस दिन ऑफर की है, कम्युनिकेशन तो उसकी कंप्लीट एक्सेप्टेंस की हुई, लेकिन वो अभी बाउंड नहीं हुआ, ठीक। और as against acceptor when it come to the knowledge of proposal, is it okay? ये है कि जिस दिन आपने लेटर पोस्ट किया, ठीक, आपके पाँव से बाहर चला गया, अगली पार्टी को जब मिलेगा, ठीक है, तो उसके ब्याह पे उस दिन एक्सेप्टेंस होगी। इज इट ओके? अच्छा, ये उम्मीद है आपको इसका क्लियर होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये समझ ना आए, ये बुक है आपके पास, मैंने इसीलिए सॉफ्ट कॉपी में भी बुक आपको दी है, ठीक है। होप ये आपको, जैसे यानी यहाँ पे जो लेटर लिख रहा है, जिस दिन इसने पोस्ट किया है उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ जो है वो उसकी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुई, ठीक है। लेकिन जिस दिन जिस अगली पार्टी को पहुंची है 11 मार्च को, उस दिन कम्युनिकेशन उसके जो कंप्लीट हुई। अच्छा, रिवोकेशन का मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। क्या होगा? लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बड़ी अहम तरीन चीज है, याद रखिएगा। जब आपने लेटर एक्सेप्टेंस का भेज दिया, ठीक, when the letter of acceptance is posted, the offerer is bound by that acceptance, ठीक है। The offerer is bound by that acceptance। आप यूं समझ लें कि फर्ज कर लें एक कंपनी, ये बेसिकली शेयर का इश्यू होता है, कंपनी ए ने लेटर लिखा था कंपनी बी को कि हम ये शेयर आपको इस प्राइस पे बेचना चाहते हैं, ये ऑफर है, ठीक है। अब बी कंपनी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, बी कंपनी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो जिसने ऑफर की थी, ऑफर इज बाउंड बाय दैट एक्सेप्टेंस। अब जो है जिस कंपनी ने कहा था हम शेयर बेचना चाहते हैं, वो अब बाउंड हो जाएगी। Contract is valid even the letter of acceptance is just delayed या lost। बेशक वो एक्सेप्टेंस का लेटर गुम हो गया या डिले हो गया, याद रखिएगा ये कंपनी का मैटर है, यहाँ अप्लाई होता है। जनरल लाइफ में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि अगर डिले हो गया, लास्ट हो गया, आपको नहीं मिला, आपको कहीं और बेच दिया, तो अगली पार्टी आपका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मार्क्स लेने के लिए याद रखिएगा ये कंपनी के इशू हैं कि एक कंपनी ने ऑफर की थी, दूसरी कंपनी ने एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं पहुंचा, उन्होंने एक्सेप्टेंस शो कराई, ये आपका जो एड्रेस था हमने इस पर भेजा है, ठीक है, ये बकायदा हमने स्टेप करके भेजा है, करेक्ट एड्रेस में भेजा है। तो वो जिसने लेटर भेजा था वो कंपनी कोर्ट में केस जीत गई, तो वो कंपनी जिन्होंने ऑफर की थी सेल शेयर ऑफर किए थे, उनको वो देना पड़े, बेशक लेटर उनको नहीं भी पहुंचा। हमारी कुछ बदकिस्मतियां, मैंने आपको एक मस्जिद के प्लाट की एग्जांपल दी थी कि 100 प्लाट बेचे गए थे, ठीक है, सिर्फ एक मस्जिद वाले प्लाट पे हमने जो है वो प्लाट वापस हुआ और कहा कि जो है लाउड स्पीकर पे ऑफर क्लियर नहीं होती, तो बैड लक के बाकी 99 प्लाट भी तो लाउड स्पीकर पे बेचे गए थे। तो हम कुछ चीजें हम इस तरह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, ये कंपनी का इशू है मार्क्स लेने के लिए, जब भी है कि जब भी ऑफर ने को लेटर मिल गया, भेज दिया एक्सेप्टर ने, ठीक, ऑफरी ने, तो ऑफर बाउंड हो जाएगा। ये कंपनी पॉइंट अभी से बता रहा हूँ,
अब है पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया है वो जब तक बाउंड नहीं होगा जब तक अगली पार्टी को लेटर नहीं पहुंचता। बड़े मजे की बात है। Acceptor is not bound by the letter of acceptance till it reach to the offerer. जब उसने एक्सेप्टेंस दी अगली पार्टी बाउंड होगी, खुद बाउंड नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस हमेशा उल्ट चलती है। तो वो कब बाउंड होगा? Until the letter of acceptance reach the offerer, जब तक कि वो लेटर ऑफर को पहुंच नहीं जाता। Is it okay? अच्छा, नेक्स्ट है जा ये मैंने कहा था कि जब दोनों एक ही टाइम पहुंचते हैं तो फिर उसकी जो है चॉइस पे आ जाता है कि वो क्या करना जो है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। कंटेक्ट ओवर टेलीफोन, टेलीफोन के ऊपर जब कंटेक्ट होते हैं, जब वॉइस क्लियर हो तो एज इट इज वैलिड होता है, जिस तरह आप सामने बैठ के कर रहे हैं। उम्मीद है ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे नहीं हुआ आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन को हम क्विड प्रो क्यो, कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। इट्स मीन विच फॉर व्हाट, यू गिव समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर विच यू रिसीव समथिंग। याद रखिएगा, मेजॉर 99.5% कंट्रैक्ट जो है, 99.9% कंट्रैक्ट जो है वो कंसिडरेशन के लिए बनते हैं। कंसिडरेशन होती क्या है, थोड़े से बच्चे आपके लिए नई चीज है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूँ। कि फर्ज किया शुमाइला अमरीन को कहती है कि मैं आपका मेकअप करूंगी पूरा महीना और उसके बदले में 5,000, ठीक है। शुमाइला ने कहा है अमरीन को। अब शुमाइला के लिए कंसिडरेशन क्या है? 5,000। और अमरीन कहती ठीक है। अब अमरीन के लिए कंसिडरेशन क्या है? मेकअप। या नॉर्मली आपने अगर किसी चीज को पेन खरीदा होगा, कोई मोबाइल खरीदा होगा, आपने मोबाइल खरीदा है, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? मोबाइल। और जिससे खरीदा है उसको पैसे दिए हैं, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे। इज इट ओके? इसी तरह अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो तनख्वाह लेते हैं, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी के लिए, वो सर्विसेज कंसिडरेशन है, और आपको पैसे मिलते हैं उसके बदले में, वो पैसे आपके लिए कंसिडरेशन है। यानी जब भी कोई वैल्यू देते हैं, वो मनी, सर्विसेज किसी शेप में भी हो सकते हैं, और उसके बदले में कोई वैल्यू लेते हैं, पैसे, कोई भी चीज, वो। इज इट ओके? अच्छा जी, डिफरेंट डेफिनेशन है यहाँ पे। यानी यहाँ पे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। कुछ कंसिडरेशन जो है वो वहाँ पे वैलिड है, वरना नॉर्मली जब हम करते हैं, यानी कंसिडरेशन इज अ प्राइस फॉर व्हिच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बॉट एंड प्रॉमिस थस गिवन फॉर वैल्यू इज इनफोर्सेबल। यानी आप कोई किसी को चीज बेचते हैं, उसके बदले में कोई चीज लेते हैं या पैसे लेते हैं। जिसको आपने मोबाइल या बाइक बेची है, अगली पार्टी के लिए वो बाइक कंसिडरेशन है, आपने पैसे या कोई और चीज दी है, आपके लिए वो पैसे कंसिडरेशन है। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, विच फॉर व्हाट, यू गिव समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर विच यू रिसीव समथिंग। यानी आप कोई गुड्स, कोई सर्विसेज, कोई चीज देते हैं और अगली पार्टी से उसके बदले में कोई चीज लेते हैं, तो ये हम कहलाते हैं क्विड प्रो क्यो, यानी कंसिडरेशन। यानी इसकी कोई भी डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये आप आराम से पढ़िए। कोई किसी के लिए एक्ट करते हैं, किसी का घर पेंट करते हैं। जब किसी का घर पेंट करते हैं तो उनके लिए कंसिडरेशन घर का पेंटिंग है, आपको उसके बदले में पैसे देते हैं, तो आपके लिए वो पैसे कंसिडरेशन है, ठीक है। मेरा ख्याल है कंसिडरेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब है नंबर 1 है इसका डिजायर ऑफ प्रोमाइस। याद रखिएगा, for a valid consideration, the act of consideration which forms the consideration must be done at the desire of promiser. It means that
any act performed by at the desire of third party or without the desire of promoter cannot be a consideration. इसको आसान तरीके से आप यूं ले सकते हैं कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमाइजर। वो यूं समझ लें कि फर्ज कर लें कोई एक बच्ची लेते हैं, प्रिसिला बच्ची है, उसने गोल्ड स्मिथ को कहा है कि मुझे 5 लाख की बैंगल बना के दे। प्रिसिला ने गोल्ड स्मिथ को कहा है, सुनियारे को, कि मुझे 5 लाख की बैंगल बना के दे। अब वो सुनियारा वो बैंगल किसके कहने पे भेजेगा? डेफिनेटली प्रिसिला के कहने पे भेजेगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर वो प्रिसिला के कहने पे नहीं भेजता, किसी और के कहने पे भेज देता, तो कोई और तो नहीं उड़ेगा। तो जो आपकी कंसिडरेशन है वो किसकी डिजायर पे मूव करनी चाहिए या देनी चाहिए? एट द डिजायर ऑफ प्रोमाइजर, जिसने आपको कहा था। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रिसिला ने गोल्ड स्मिथ को कहा था कि मुझे 5 लाख की बैंगल बना दो। अब वो बैंगल किसके कहने पे भेजेगा? प्रिसिला के कहने पे भेजेगा। प्रिसिला की सिस्टर, अगर उसने किसी को अथराइज किया फिर अलग बात है, वरना वो किसी और के कहने पे नहीं भेजेगा। हो सकता है प्रिसिला के कोई फ्रेंड हो सबा, और सबा लेके गायब हो जाए, तो वो किसके कहने पे भेजेगा? प्रोमाइजर, प्रिसिला के कहने। उम्मीद है ये आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा है प्रोमजी और अदर पर्सन। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द, ये पहला ऊपर था, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमाइजर। याद रखिएगा कि वो जो कंसिडरेशन मूव करनी है, अब वो प्रिसिला के लिए खुद भी ला सकता है और किसी अपने एजेंट को या थर्ड पार्टी को भी भेज सकता है, क्योंकि वो लाएंगे तो प्रिसिला के पास। तो दोनों का फर्क समझिएगा। कंसिडरेशन या डिजायर है किसके कहने पे किया जाएगा? जो प्रोमाइजर है। यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि प्रिसिला ने गोल्ड स्मिथ को कहा था मुझे बैंगल बना के दो 5 लाख की। अब वो बैंगल किसके कहने पे भेजेगा? प्रिसिला के कहने पे, प्रोमाइजर के कहने पे भेजेगा। खुद भी आ सकता है, किसी अदर पर्सन को भी भेज सकता है, क्योंकि वो आएंगे तो प्रोमाइजर के पास। अच्छा, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है कंसिडरेशन क्या होती है? एक्ट या एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस। यानी जब आप कंसिडरेशन बेसिकली कि कोई एक्ट करने को कहा जाता है कि आप मेरे लिए ये काम करें या मेरी सर्विसेज दें या मेरे जूते पॉलिश करें, ठीक है, या मैं कोई गलत काम करूं तो मुझे रोकिएगा। यानी कोई बंदे जिसको अगर नशे की आदत है तो वो किसी बंदे को रखता है कि भाई मैं जब भी नशा करने लगूं तो मुझे रोकिएगा, तो मैं इसके बदले में आपको इतने पैसे दूंगा। तो ये भी जो है वो आपको रोकेगा। ये नेगेटिव बेसिकली एक्ट कहलाता है। तो वो आपको उस नेगेटिव काम करने से रोकता है। या कोई गर्ल्स किसी को बॉडी गार्ड रख लेती है कि कोई भी मेरे पे अटैक करे तो आप उसको रोकिएगा, तो ये एब्स्टिनेंस में जाएगा, ठीक है। और इसी तरह प्रॉमिस कि आप कोई चीज उसके बदले में देते हैं तो ये प्रॉमिस में जाता है। अच्छा, नेक्स्ट फिर है ये तीनों एक्ट एब्स्टिनेंस, इनकी डेफिनेशन दी हुई है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब आ जाए कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इज इट ओके? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको टाइप ऑफ कंसिडरेशन भी कहते हैं। होप आपको ये ऊपर वाला एक्ट, एब्स्टिनेंस, ये सारा प्रोमिस, यानी किसी ने आपको कहा कि मैं 30,000 का हार्स बेचना चाहता हूँ, तो वो कहता है ठीक है मैं आपको जो हार्स मुझे दें मैं आपको 30,000 दे दूंगा, तो ये प्रोमिस है, रिटर्न लिख के दिया है, तो ये भी कंसिडरेशन में जाएगा। कंसिडरेशन में भी आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको टाइप ऑफ कंसिडरेशन भी कहते हैं। और इसका दूसरा जो है, अच्छा हमेशा याद रखिएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसिडरेशन 3 तरह से कंसिडर होती है। अच्छा, इसको टाइप ऑफ कंसिडरेशन भी कहते हैं। नीचे ये सारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखा हुआ है। मैं आपको एक आसान से चीज में बता देता हूँ कि पिछले सेमेस्टर में मुझे शेख आसम ने कहा था मुझे सर मार्कर दीजिएगा, और उसने मुझे पैसे दे दिए और मैं उसको अब मार्कर दे रहा हूँ, तो ये पास्ट की है। अच्छा, आसिफ ने मुझे अभी पैसे दिए और मैंने अभी उसको